हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इन्फोसिस के बायबैक प्लान के बारे में। इसकी असली वजह क्या है? क्या कंपनी को किसी तरीके का डर है या फिर ये सिर्फ इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस देने के लिए किया गया है? साथ ही एज यूजुअल हम मार्केट्स के आगे के डायरेक्शन के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आप सबने सुन लिया होगा कि इन्फोसिस के बायबैक के प्लान्स का अनाउंसमेंट किया है। सितंबर 11 को उनकी एक मीटिंग होने वाली है जिसमें वो डिसाइड करेंगे कि कितना करेंगे और किस प्राइस पे करेंगे। इससे पहले अगर आप देखें तो 2022 में उन्होंने शेयर बायबैक किया था करीब 9,300 करोड़ का, और मैक्सिमम जो बायबैक का प्राइस रखा था वो 1850 के करीब रखा था। 6 करोड़ के शेयर्स उन्होंने खरीदे थे, यानी कि टोटल शेयर्स जो उन्होंने रीपर्चेज किए थे 6.04 करोड़। अब अगर आप देखिए तो अगर ये सिर्फ कॉन्फिडेंस देने का मकसद होता मार्केट को तो उसका परिणाम क्या हुआ आप देख सकते हैं कि उन्होंने मैक्सिमम प्राइस इतना रखा था और आज इन्फोसिस उससे नीचे ट्रेड हो रहा है 1500। तो शेयर बायबैक का कोई गारंटी नहीं होती है कि इसके बाद कंपनी को इतना कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि वो कंपनी को न्यू हाइट्स तक ले जाएंगे। उसके बाद भी कंपनी में हमें प्रॉब्लम्स थी कि शेयर में भारी गिरावट देखने को मिली। अभी अगर करंटली आप देखिए तो 1500 के आसपास इन्फोसिस का शेयर ट्रेड हो रहा है और आज के दिन अगर आप देखिए तो 4.85% अप रहा। पिछले 6 महीने में अगर आप देखिए तो 15% से ज्यादा का फॉल देखने को मिला। एक साल में 20% से ज्यादा का फॉल देखने को मिला। और आज भी अगर आप देखिए तो स्टॉक सस्ता नहीं है, कंसिडरिंग जिस तरीके की सिनेरियो बन रही है, इंडस्ट्री में प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, यूएस मार्केट्स में प्रॉब्लम देख रही है, स्टिल दी स्टॉक इज गेटिंग ट्रेडेड एट 22 प्लस पीई। और डिविडेंड यील्ड भी अगर आप देखिए तो ठीक ठाक है। तो आपने देखा कि बायबैक करने से कोई विशेष फायदा नहीं होता है। अल्टीमेटली कंपनी को परफॉर्मेंस दिखाना है। तो प्रश्न उठता है कि ये बायबैक क्यों किया जा रहा है? देखिए दोस्तों, अगर आप इन्वेस्टिंग को समझते हैं तो आपने कभी ना कभी सुना होगा कि बायबैक इज अ पॉजिटिव साइन, कि कंपनी को इतना कॉन्फिडेंस है कि वो अपने शेयर को खरीद रही है। लेकिन ये कितना सच है? आप कंपनी के रिजर्व्स को खाली कर रहे हैं शेयर्स को खरीदने में। उस पैसे का इस्तेमाल आप कंपनी को एक्वायर करने के लिए कर सकते हैं, नए जो डेवलपमेंट के लिए कर सकते हैं, ग्रोथ के लिए कर सकते हैं। लेकिन उस प्रेशियस रिसोर्स को आप क्या कर रहे हैं? आप बायबैक कर रहे हैं। इसके बिना भी आप रह सकते थे। तो प्रश्न ये है कि ये बायबैक्स क्यों किए जाते हैं? देखिए, शेयर का बायबैक करना पॉजिटिव तब होता है जब भारी गिरावट होने के बावजूद भी आप शेयर को खरीद रहे हैं। आज अगर देखिए तो तमाम कंपनियां 30-30, 40-40% गिरी हुई हैं और इन्फोसिस का शेयर एक साल में 20% सिर्फ गिरा है। ऑल टाइम हाई के पास भी अभी भी शेयर ट्रेड हो रहा है। 2000 का करीब ऑल टाइम हाई है और हम 1500 के आसपास हैं। तो ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं है कि आप इस वक्त बायबैक करके मैसेज दें, और स्पेशली उस सिचुएशन में जब इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो क्या ये बायबैक इसलिए किया जा रहा है कि आगे उन्हें बड़े खतरे नज़र आ रहे हैं? क्या उन्हें लग रहा है कि यहाँ से शेयर प्राइस और डाउन होगा? और ये बायबैक से क्या कुछ खास लोगों को एग्जिट देने की प्लानिंग है? इस बारे में ज़रूर सोचिएगा इस बायबैक से एक्साइटेड होने से पहले। तो आगे आईटी सेक्टर के ऊपर क्या खतरा है हम जानते हैं कि किस तरीके से एक के बाद एक नेगेटिव न्यूज़ आ रही है। यूएस में भी बिजनेस की वहाँ पर कमी देखने को मिल रही है। कंपनी के गाइडेंस भी लोअर सिंगल डिजिट में आ रहे हैं और अब एक नया खतरा मंडराता हुआ दिख रहा है, और वो खतरा है आउटसोर्सिंग टैक्स। जो रिसेंटली अनाउंसमेंट हुआ है वहां पर यूएस में एक बिल लाया गया है कि आउटसोर्सिंग के ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स लगाने का। उसको आइए थोड़ा समझते हैं। तो अगर उसमें देखिए प्रोविजन क्या है कि 25% टैक्स आप लगा देंगे उन कंपनीज के ऊपर जो आउटसोर्सिंग करती हैं। तो जितना उनको प्रॉफिट होता है आउटसोर्सिंग करने से, उससे ज़्यादा का उन्हें टैक्स देना पड़ेगा। तो ये आउटसोर्सिंग उनके लिए प्रॉफिटेबल नहीं होगी। और इसमें अगर आप देखिए तो इससे जो पैसा सरकार को मिलेगा उससे वो एक डोमेस्टिक
वर्कफोर्स फंड बनाएंगे, यानी कि यूएसए में जो ये 25% एडिशनल टैक्स है वो डोमेस्टिक वर्कफोर्स फंड बनाएंगे टू सपोर्ट ट्रेनिंग्स एंड अप्रेंटिसशिप्स इन अमेरिका। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उनका प्लान है कि टैक्स लगाओ, टैक्स से रेवेन्यू कमाओ और उससे स्किल डेवलपमेंट करो और वहाँ पर आईटी इंडस्ट्री को ग्रो कराओ। तो ये काफ़ी खतरनाक प्लान है और बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इसका इम्पैक्ट हमारी आईटी सर्विसेज इंडस्ट्री के ऊपर हो सकता है। तो क्या इम्पैक्ट हो सकता है? रेजेस डिलीवरी कॉस्ट फॉर आईटी ऑपरेशंस बिजनेस सर्विसेज। तो कॉस्ट बढ़ जाएगी और ये सभी के ऊपर लागू होगी, चाहे आप कॉन्ट्रैक्टर हो, फ्रीलांसर हो, कैप्टिव सेंटर्स हो। तो कई कंपनियां क्या करती हैं, वो इंडिपेंडेंटली इंडिया में कॉन्ट्रैक्टर्स हायर कर लेती हैं या फ्रीलांसर्स हायर कर लेती हैं और उनको काम थमा देती हैं। उन पर भी ये टैक्स लागू होगा और जो कैप्टिव सेंटर्स हैं, जीसीसीज हैं, उन पर तो होगा ही होगा। तो एक तरीके से प्लानिंग ऐसी है कि पूरी आईटी इंडस्ट्री को, इंडिया की आईटी इंडस्ट्री को डिस्टेबलाइज कर दिया जाए। इरोड्स इंडियाज ट्रेडिशनल कॉस्ट एडवांटेज इन आउटसोर्सिंग। तो हमारे यहाँ लोग क्यों आते हैं? ठीक है, टैलेंट पूल है, लेकिन असली वजह है कि यहाँ पर सस्ता लेबर मास में अवेलेबल है। तो जब वो सस्ता नहीं रहेगा तो लोग यहाँ क्यों आएंगे? जहाँ भी उन्हें चॉइस होगी वो इंडिया के बजाय यूएसए को ही प्रेफर करेंगे। अब क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? क्या ये बिल पास हो जाएगा और क्या आईटी इंडस्ट्री पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी इंडिया की? तो उसके चांसेस कम है। तो एनालिस्ट लोग का कहना है कि यूएस लैक्स सफिशिएंट डोमेस्टिक टेक टैलेंट्स टू रिप्लेस इंडिया। ये बात सही है कि आज वो सारा का सारा रिप्लेस नहीं कर सकते, लेकिन अगर उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से काम किया तो अगले 3, 4, 5 साल में ऐसा संभव हो सकता है। आउटसोर्सिंग may moderate but cannot be fully eliminated due to India's scale and expertise। तो ठीक है, इमीडिएट टर्म्स में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन किसी भी तरीके का इम्पैक्ट इंडस्ट्री के लिए बहुत सारा नेगेटिव साबित होगा। जून 2024 को अगर आप निफ्टी में पैसे लगाते तो आज आपके रिटर्न्स बनते सिर्फ 6.5%, और अगर आप बुल ट्रैक 2024 पोर्टफोलियो में पैसे लगाते तो आज आपको दुगने से भी ज्यादा रिटर्न मिलता। और गौर करने वाली बात यह है कि पिछले दिनों जो मार्केट में हमें ब्लड बाथ देखने को मिला, उस ब्लड बाथ में भी हमारे पोर्टफोलियो ने लगातार पॉजिटिव रिटर्न्स दिखाए। और ये कोई तुक्का नहीं है, क्योंकि ऐसे ही शानदार रिटर्न्स हमने अपने 2021 पोर्टफोलियो में भी अपने सब्सक्राइबर्स को दिए थे। 2021 के पोर्टफोलियो में 21 में से 7 स्टॉक्स ने 100% से भी ज्यादा पीक रिटर्न्स दिए और 15 स्टॉक्स ने 50% से भी ज्यादा रिटर्न्स दिए। और कई स्टॉक्स जैसे कि भेल एंड कोचिन शिपयार्ड्स मल्टी बैगर साबित हुए। तो आखिर हम ऐसा कैसे कर पाए? Being a SEBI registered RA, I can tell you, सिर्फ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक को सिलेक्ट करने से ही आपका पोर्टफोलियो ग्रीन में रहेगा, ऐसा जरूरी नहीं। उसके साथ टेक्निकल, क्वांटिटेटिव और डेटा एनालिसिस भी जरूरी होती है। सबसे जरूरी है कि आप स्टॉक को किस प्राइस पर खरीद रहे हैं, और इसीलिए हर स्टॉक को जो हम बुल ट्रैक पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं उसे गुजरना पड़ता है बुल ट्रैक इन हाउस रिसर्च के 10 स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया से, ताकि आपको मिले एक शानदार स्टॉक एक शानदार प्राइस में। तो देर किस बात की, आज ही सब्सक्राइब करिए बुल ट्रैक पोर्टफोलियो को हमारी वेबसाइट bulltrack.in को विजिट करके, या स्क्रीन पे दिए हुए नंबर से हमसे कांटेक्ट करिए। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. अब अगर आप देखें तो आज के दिन अगर आप आईटी सेक्टर के किसी भी स्टॉक को ले, सब में हमें ग्रीनरी देखने को मिल रही है। इन्फोसिस तो करीब 5% से ऊपर चला गया, कई स्टॉक 2%, 3% भी अप थे। तो क्या उनके फंडामेंटल्स में कोई ज़बरदस्त बदलाव हुआ है? ऐसा लगता नहीं है। अगर हम टॉप 4 की कंपनीज लें, विप्रो, HCL, इन्फोसिस एंड TCS, वहाँ हमें क्या कहानी देखने को मिल रही है? तो कहानी ये देखने को मिल रही है कि या तो उनका रेवेन्यू ग्रोथ में प्रॉब्लम है या उनके मार्जिन्स में प्रॉब्लम है। अगर आप देखिए तो यहाँ पर
इनके रेवेन्यू ग्रोथ विप्रो के फ्लैट हैं। अगर टेक महिंद्रा को देखें तो इनका भी रेवेन्यू ग्रोथ काफी कम है। अगर HCL को देखें तो इनका रेवेन्यू ग्रोथ ठीक ठाक है, प्रॉफिट में प्रॉब्लम है। सिर्फ TCS ही ऐसी कंपनी है जो रेवेन्यू और प्रॉफिट्स में बैलेंस बनाकर रखी हुई है, मोटा मोटा ठीक ठाक है, बुरा नहीं कह सकते हैं। लेकिन द क्वेश्चन इज कि वो कब तक इन नंबर्स को मेंटेन कर पाएंगे। अगर आप यहां पर उनके गाइडेंस को देखें तो विप्रो का -1 to 1% कांस्टेंट करेंसी में गाइडेंस है। टेक महिंद्रा का उन्होंने 15% का तो रखा है, ठीक ठाक उनके नंबर्स आ रहे हैं, लेकिन FY27 तक। तो इसमें हमें थोड़ा इंप्रूवमेंट दिख रहा है क्योंकि इससे पहले वो काफी डाउन थे। HCL टेक को भी अगर आप देखें तो लोवर्ड एबिट गाइडेंस, तो इनका जो एबिट है उस पे भी करीब फॉल देखने को मिल सकता है। और TCS की एकमात्र ऐसी कंपनी है जो अपना मार्जिन को मेंटेन की है, लेकिन इनका जो साइज है उस स्केल पर ग्रो करना आने वाले दिनों में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा और इसीलिए कंपनीज इतने सारे ले ऑफ कर रही है। तो अगर हम देखें अभी इस वक्त व्यू क्या है तो स्लगिश रेवेन्यू ग्रोथ, मोस्ट फर्म शोइंग लो सिंगल डिजिट YOY ग्रोथ, सम इवन QOQ क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्लाइन, क्योंकि USA में जो टैक्स स्पेंडिंग में कमी आई है। मार्जिन्स अंडर प्रेशर, लगभग सभी कंपनियां ये कह रही हैं कि मार्जिन्स में प्रेशर है। गाइडेंस में अगर आप देखिए तो बहुत ज़्यादा नहीं दिया जाए। नो शार्प Q2 टर्न अराउंड एक्सपेक्टेड। TCS प्रियोरिटाइजिंग मार्जिन प्रोटेक्शन ओवर एग्रेसिव ग्रोथ। तो TCS कह रहे हैं मार्जिन मेंटेन करेंगे, ग्रोथ भले ही कम हो जाए, वी आर ओके विद दैट। और अगर हम डील्स को भी देखें तो कोई नई फ्रेश बड़ी बड़ी डील्स नहीं आ रही हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स रिन्यू हो रहे हैं जैसा कि हमने अभी TCS के केस में देखा, लेकिन कोई बड़े नए कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं आ रहे हैं और क्लाइंट्स भी कह रहे हैं कि हमें छोटे छोटे हम कॉन्ट्रैक्ट्स देंगे, बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं देंगे। अब अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म में देखें तो क्या सिचुएशन है, तो सारी कंपनियां इस वक्त AI पर फोकस कर रही हैं, वहां पर इनोवेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसे अपने सर्विस डिलीवरी में इंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसका रिजल्ट अगले 1-2 क्वार्टर में आने वाला नहीं है, कम से कम ये 1 साल तक लग सकता है उसके रिजल्ट शो करने में, यानी कि 1 साल तक हमें म्यूटेड ग्रोथ ही देखने को मिलेगी। यूरोप में ग्रोथ बेशक दिख रही है, तो यूरोप ड्राइविंग ग्रोथ व्हाइल US रिमेन्स फ्लैट। तो ज्यादातर कंपनियां अब यूरोप की तरफ रुख करने की तैयारी कर रही हैं और साथ ही सभी कंपनियां ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर फोकस कर रही हैं। तो कॉस्ट एफिशिएंसी फोकस, वर्कफोर्स ऑप्टिमाइजेशन, लोग तरह तरीके के प्रोडक्ट्स और प्रोसेसेस बना रहे हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्टिमाइज कर सकें, जिससे कम रिसोर्सेस के साथ ज़्यादा प्रोडक्टिविटी ला सके ताकि मार्जिन में बूस्ट देखने को मिले। लेकिन दोस्तों इसके बावजूद भी वैल्यूएशंस अगर आप देखिए तो अभी भी काफ़ी रिच है। क्यों? क्योंकि ग्रोथ की वैसी विजिबिलिटी नहीं है, इसलिए PE में डी रेटिंग हो सकती है आने वाले दिनों में। इसलिए ये बायबैक से हमें बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना है। ठीक है, शॉर्ट टर्म में ये बुलिश रहेगा, लेकिन जैसा कि हमने देखा है IT सेक्टर में, जब भी एक रैली आती है कुछ दिन चलती है और फिर हमें गिरावट देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल वीकनेस दिख रही है इस सेक्टर में, खास करके बड़े जो शेयर्स हैं बिग 4 में। तो इसलिए बहुत सावधानी के साथ इस वक्त लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बेट करिए और अगर आपको खरीदना है तो छोटी क्वांटिटी में खरीदिए और उसको धीरे धीरे अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड करिए, यही हमारी सलाह है। अब भाई दोस्तों आज का डेटा देख लेते हैं, मार्केट हमें किस तरफ इशारा कर रहा है। तो आज 9 सितंबर है और आज निफ्टी करीब 24,868 पर क्लोज हुआ और 100 पॉइंट्स के करीब इसने गेन दिया। अगर आप देखिए तो ये 5वां कंसेक्यूटिव डे है जब मार्केट नहीं गिरा। हालांकि इस वक्त जो खबर GST कट की आई थी वो बहुत बड़ी थी, लेकिन उसका उस तरीके से रिएक्शन हमें नहीं देखने को मिला। लेकिन इसके बावजूद भी मार्केट्स ग्रीन में बने रहे, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन। अगर हम कॉल आईवी पुट आईवी में देखें, यहाँ कोई अलार्मिंग साइन नहीं दिख रही है, सब कुछ वैसा ही चल रहा है जैसा चलना चाहिए, कोई मेजर शिफ्ट नहीं है। पुट कॉल रेशियो वंस अगेन आज हमें जंप देखने को मिला और ऐसे जंप हमने पास्ट में भी देखी हैं।
लेकिन अक्सर क्या होता है, पुट कॉल रेशियो फिजल आउट हो जाता है, वो टिकता नहीं है, क्योंकि मार्केट इस वक्त अगर आप देखिए तो थोड़ा ब्रॉडर सेंस में भी देखेंगे तो वो सेल ऑन राइज चल रहा है। हर रैली को या तो कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में सेल किया जाता है और मार्केट्स हायर लेवल पर सस्टेन नहीं हो रहे हैं। ऐसा हम पिछले 2-3 महीनों से देख रहे हैं और विक्स में भी हमें वही पिक्चर देखने को मिल रही है, कोई मेजर शिफ्ट नहीं। पिछले 2 दिनों से अगर आप देखिए तो मार्केट थोड़ा वेट एंड वॉच मोड में था बिकॉज ऑफ ये जो इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस चल रहे थे। आज रिजल्ट आ गए हैं और जो एनडीए गवर्नमेंट को जो मेजॉरिटी थी वो मेजॉरिटी से वो अपने कैंडिडेट उनके जीत गए हैं। अभी पूरे नंबर्स नहीं आए हैं, तो फिलहाल अब वो अनसर्टेनिटी मार्केट से हट गई है और इसका इम्पैक्ट आने वाले 1-2 दिनों में हमें देखने को मिल सकता है। अगर हम प्रीमियम्स को देखें तो एक बार फिर जबरदस्त ड्रॉप हमें देखने को मिला है। आप देख सकते हैं कि 128 से 92 हो गया। अगर आप देखिए तो पिछले कई दिनों में ये लोएस्ट प्रीमियम हमें देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट मंथ में भी अगर जाएं तो प्रीमियम्स हमें लो देखने को मिल रही है। और आज का टर्नओवर अगर आप देखिए, कल के दिन भी लोएस्ट टर्नओवर था, पिछले कई दिनों में लोएस्ट था, आज उससे भी कम है। और एडवांस डिक्लाइन भी अगर आप देखिए तो नेगेटिव है। और अगर FIIs की इंडेक्स शॉर्ट्स की पोजीशन देखें तो वो भी उन्होंने मेंटेन रखी है, कोई रिडक्शन नहीं है। तो इस डेटा का कंक्लूजन क्या है? डेटा इज पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि पुट कॉल रेशियो में हमें जंप देखने को मिला है, लेकिन नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है कि लो टर्नओवर पे हमें बुलिश सेंटिमेंट देखने को मिल रहा है। साथ ही अगर आप देखिए तो प्रीमियम्स में भी हमें ड्रॉप देखने को मिला है अच्छा खासा। तो इसका कंक्लूजन क्या है, इसको पता करने के लिए आइए चार्ट की तरफ चलते हैं और वहां से क्लूज निकालने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियोस को लगातार देख रहे हैं तो हमने आपके साथ क्या शेयर किया था कि इस वक्त मार्केट में 2 की लेवल्स हैं, 24,850 जिसके नीचे हमने शॉर्ट्स इनिशिएट करने का शेयर किया था और 24,675 जो कि एक नीचे के लेवल का नियर टर्म सपोर्ट है। और हमने आपके साथ शेयर किया था कि अगर हमें लॉन्ग जाना है तो दिस इज द लेवल, इसके ऊपर हमें लॉन्ग जाना चाहिए। और आज अगर आप देखिए तो मार्केट ने इस लेवल को क्रॉस करके ऊपर चला गया और क्लोजिंग भी हमें देखने को मिलती है। तो क्या अब हमें लॉन्ग करना चाहिए? इसका आंसर देने के लिए मैं आपको 2 व्यूज दूंगा। पहला ये कि हम देख रहे हैं कि हर रैली फिजल आउट हो रही है, 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में। मार्केट्स जब भी पॉजिटिव न्यूज़ पर रिएक्ट करता है, स्ट्रॉन्ग सेलिंग का फोर्स आता है और मार्केट ड्रॉप हो जाता है। हमने देखा कि जीएसटी रेट कट्स की जब अनाउंसमेंट हुई उस दिन भी हमें वही देखने को मिला और सडन फॉल हमें देखने को मिलता है। इसलिए ये रैली ज़्यादा दिन सस्टेन नहीं होगी। हैविंग सेड दैट, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि बेस्ड ऑन हमारी कंडीशंस ये लेवल को जो ये ब्रीच कर दिया है तो राइट नाउ मार्केट इज इन बुलिश मोड। रीजन क्या है? पिछले 5 दिनों से मार्केट्स लगातार पॉजिटिव हैं, रीजन नंबर 1। रीजन नंबर 2, पुट कॉल रेशियो में हमें राइज देखने को मिला है, स्ट्रॉन्ग राइज। रीजन नंबर 3, आज के जो वीपी इलेक्शंस के रिजल्ट्स आ गए हैं तो वो अनसर्टेनिटी मार्केट से हट गई है। रीजन नंबर 4, इन्फोसिस के बायबैक की वजह से मार्केट में तेजी बनी रहेगी और आईटी सेक्टर तेज रहने की उम्मीद है। रीजन नंबर 5, अभी बड़े बड़े आईपीओज आने वाले हैं जिसमें अर्बन कंपनी और फिजिक्स वाला भी शामिल है। इसके वजह से मार्केट में तेजी बनी रहेगी। क्यों? क्योंकि इन आईपीओज को सक्सेसफुल बनाना है। अगर मार्केट्स गिर जाएंगे तो ये आईपीओज फेल हो जाएंगे। रीजन नंबर 6, जो ये फेस्टिवल की तेजी आ रही है इससे मार्केट में थोड़ा माहौल बना रहेगा। लेकिन दोस्तों, मैं वार्न कर देता हूं कि ये तेजी अचानक से खत्म हो जाएगी और आपको शायद निकलने का मौका भी ना मिले। इसलिए इस तेजी का में अगर आपको पोजीशन बनानी है तो हेजिंग के साथ बनाइए, ये नेकेड कॉल पुट को अवॉइड करिए, यही हमारी सलाह है। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक भी देना
मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।